ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन सैम्पल पेपर 1 है ये आप लोग का, ठीक है। मुझे नहीं पता हम लोग कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन पूरा लिख लिया। व्हाट इज alloy? हाउ इज इट prepared? What is alloy? Alloy is a mixture of homogeneous mixture of two or more than two metals or metal or a non-metal, ठीक है। And it is prepared by dissolving primary metal, ठीक है, melting a primary metal and then we dissolve other metal into in a definite proportion. तो जब भी आप अलॉय को डिफाइन कर रहे हो तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? अलॉय में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला, या तो आपका एक मेटल हो सकता है, प्लस मेटल हो सकता है, और क्या सिर्फ दो ही हो सकते हैं? मोर देन टू। ये बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मेटल इज अ, और हाँ उससे पहले भी क्या क्लियर होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहली चीज, अ मेटल अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two metals or metal plus non metal। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय मेल्टिंग अ प्राइमरी मेटल। तो फर्स्ट वी विल मेल्ट अ प्राइमरी मेटल। प्राइमरी का मतलब मैंने बताया विच इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लार्ज क्वांटिटी में यूज हुआ है, ठीक है। प्राइमरी मेटल एंड देन वी डिसॉल्व अ सेकेंडरी अदर मेटल इनटू इट। ये बात समझ में आ गया? तो ये हुआ। अब इसके बाद इन्होंने क्या बताया? इफ वन ऑफ द alloy is, if one of the component of alloy is mercury, then it is known as amalgam. What is amalgam? अगर एक मेटल आपका मरकरी है तो उसे क्या बोलते हैं? एमलगम। क्लियर हुआ? इसके बाद है आपका, फिर क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ अलॉय इज लेस देन ऑफ अ प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है? लेस देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से हमेशा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका है? कॉपर एंड जिंक। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या है आपके पास? पहला, ब्रास। ब्रास में क्या क्या है? एक तो कॉपर है और प्लस क्या है? जिंक है। फिर दूसरा क्या है आपका? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या क्या है? ब्रॉन्ज में है आपके पास कॉपर प्लस 10। इसके अलावा बताओ? इसके अलावा है आपके पास सोल्डर। इसमें क्या आता है? लेड प्लस 10। सोल्डर किस लिए यूज करते हैं? आगे लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे प्लीज ध्यान दो। तो इन्होंने दे रखा है सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। इसको हम किस लिए करते हैं? वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। तो सोल्डर क्या है? इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट and that's why it is used for welding of wire। welding जानते हो ना? welding of wires। आई बात समझ में? तो अभी तक जो आप लोग के क्वेश्चंस बनकर आए हैं अलॉय टॉपिक से, वो कितने हैं? व्हाट इज अलॉय? सेकंड क्वेश्चन क्या बनकर आया आपका? हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? फिर क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अलॉय? ब्रॉन्ज, ब्रास, सोल्डर। सोल्डर इज लेड एंड टिन। अब आप यहां से देख लो, आप इसको ऐसे कर सकते हो बेसिकली अगर चाहो तो, मेरे हिसाब से
जिंक एंड कॉपर, कॉपर एंड टिन, फिर टिन एंड लेड। मतलब एक एक कम, समझे नहीं समझे मेरी बात? यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो ना, आपके 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने, तो तीनों एग्जाम्पल्स को कुछ इस टाइप से कर लो। ब्रास, फिर इधर क्या आ गया, ब्रॉन्ज, फिर आपका क्या आ गया, सोल्डर। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाओ। पहले आपने लिखा जिंक प्लस कॉपर, लास्ट में क्या है, कॉपर, तो इसका आ गया पहला कॉपर और प्लस टिन। अब इसका टिन इधर ले लो, टिन प्लस लेड। समझ में आया? तो एटलीस्ट एक कॉम्बिनेशन तो हमारा बन रहा है। दीज आर पैरेलल है। तो ब्रास क्या है, जिंक एंड कॉपर, फिर ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर एंड टिन, फिर ये सोल्डर क्या है, टिन एंड लेड। तो आप इसको ऐसे भी आस्क कर सकते हो, जिंक कॉपर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जिंक कॉपर, जिंक कॉपर टिन, और टिन को एसएन लिखते हैं, टिन को क्या लिखते हैं, एसएन, और लेड को क्या लिखते हैं, पीबी। तो अगर हम इसको ऐसे याद कर ले तो अब ये क्या है, ब्रास, ये क्या है, ब्रॉन्ज, और ये क्या है, सोल्डर। ठीक है, और सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसलिए हम इसको किस लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग ऑफ वायर। तो अब इसको याद करने का कोई वो बनाओ, और सीक्वेंस में याद करना है, इनको सीक्वेंस में याद करना है, जिंक कॉपर टिन और लेड। जिंको सन पंजाब, सन ऑफ पंजाब, जिंको सन ऑफ पंजाब, यस, जिंकू, जिंकू सन ऑफ पंजाब, लिख लो इसको, जिंकू सन ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसको लिख लो आप। हमारा अलॉय सारे खत्म हो गए, कैसे, जिंकू सन ऑफ पंजाब। ठीक है, लिखो इसको। तो नो 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 नो, आई विल नॉट। चलो ठीक है, तो हमारा जिंकू सन ऑफ पंजाब कौन है, अलॉय। और कैसे याद रखेंगे, जिंकू सन ऑफ पंजाब, ब्रास ब्रॉन्ज सोल्डर, ब्रास ब्रॉन्ज सोल्डर। ब्रास क्या है, जिंकू, जिंकू मतलब जिंक एंड कॉपर। ठीक है, फिर हमारा ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर एंड टिन, टिन सन इज टन, टिन सन इज, हाँ टिन ना, ठीक है, और उसका सोल्डर क्या है, टिन एंड लेड, जिंकू सन ऑफ पंजाब। ठीक है, ये समझ में आया बच्चे सबको? तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, हमने सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्व किया या फिर हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किया है? हाँ, कॉन्सेप्ट। तो क्या सिर्फ एमसीक्यू हमेशा सिर्फ एक एमसीक्यू होता है? जी नहीं, जब भी आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने को बोला जाता है तो आपको सारी चीजें ढंग से सॉल्व करनी होती है। ये बात समझ में आ गई? ये सबको याद हो जाएगा। अलॉय वाला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप यहाँ पर ये देख लो कि ब्रॉन्ज वाली चीज आप लोगों की पूरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वर्क करता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ये जो जिंकू सन ऑफ पंजाब है इसको हाईलाइटेड करके लिख लेना और इसको अपनी कॉपी पे लिख करके चिपका भी लेना। क्या है हमारा? जिंकू सन ऑफ पंजाब। ठीक है, जिंक कॉपर ब्रास, कॉपर एसएन यानी कि टिन, ये हो गया आपका ब्रॉन्ज, फिर टिन और पंजाब का पीबी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? सोल्डर। सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए इसको किस लिए यूज करते हैं? वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, हायर
होमोलॉग ऑफ एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड क्या होता है? एस्टेल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? एस्टेल्डिहाइड में बच्चे आपके पास दो कार्बन होते हैं। एस्टेल्डिहाइड में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? दो होते हैं ना, CH3 सी एस। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये एस्टेल्डिहाइड में कितने होंगे? एसिटिक एसिड, एस्टेल्डिहाइड, सिमिलर सिमिलर, दो कार्बन होंगे। कितने होंगे? दो कार्बन। तो दो कार्बन वाला अगर मैं एल्डिहाइड बनाऊं तो क्या बनेगा? अगर हम दो कार्बन वाला बनाए तो क्या बनेगा बच्चे? एल्डिहाइड बनाना है तो अगर हम दो कार्बन वाला बनाएंगे तो यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, CH3CHO, ये क्या है? एस्टेल्डिहाइड। ये क्या है? एस्टेल्डिहाइड। अब अगर आपको इसका एक नेक्स्ट होमोलोगस जानना है, इसका क्या जानना है? इससे अगला होमोलोगस जानना है, तो क्या करोगे? CH2 ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। CH3CH2CHO, प्रोपेनल्डिहाइड। प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये क्या है? प्रोपेनल। तो दिस इज योर प्रोपेनल। और आप चेक कर लेते हैं फॉर्मूले में, एग्जांपल्स में क्या क्या दे रखे हैं। CH3CH2CHO, यस, ये आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो क्या ग्रुप होता है? CHO। आपका एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। फिर आपका इथेनॉल एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है? OH। कीटोन वाला ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ये आप लोग का ये भी चेक कर रहे हैं कि आपको ग्रुप की नॉलेज है या नहीं है। इन्होंने ये चीज भी चेक कर लिया। इसके बाद क्या आता है? स्पिंचर मसल आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टमक एंड एनस। ठीक है, तो स्पिंचर मसल आपका कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टमक एंड एनस के बीच में ये मसल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 9th क्वेश्चन। इन द डायग्राम, इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर। ठीक है, तो एक बात याद रखना, एक गैसेस एक्सचेंज सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? स्टोमेटा पे। स्टोमेटा पे इन्होंने स्टोमेटा, इस डायग्राम में क्या बता रखा है आपको? स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे लीफ का, लीफ का स्ट्रक्चर गिवन है। ये स्ट्रक्चर कहाँ से गिवन था? एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से गिवन है। ठीक है, एनसीईआरटी पे आप जाकर के देख सकते हो कि आपका इसका क्या गिवन है आपको, डायग्राम, और वहां पे स्टोमेटा कहाँ पर लेबल्ड है। यू कैन सी दैट द मार्किंग 4 इज द स्टोमेटा। तो नेम द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इज स्टोमेटा। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, ठीक है, द अकरेंस ऑफ क्रैम्प इन द आउटर मसल ऑफ एथलीट इज ड्यू टू। भाई सिंपल सी बात है, हम जब जिम करके आते हैं, जिम करके आते हैं तो दर्द होता है। वो दर्द किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द होता है। वो लैक्टिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है। कौन से रेस्पिरेशन से होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर आपको पेन को रिड्यूस करना है तो गर्म पानी से नहा लो, ताकि वो लैक्टिक एसिड जो है बॉडी में प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ा सा मेटाबोलाइज हो जाए। वो क्या हो जाए? थोड़ा सा मेटाबोलाइज हो जाए। और जब वो मेटाबोलाइज हो जाएगा बच्चे, तो फिर आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का रिड्यूस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई? ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ। ओके, मान लो अब आप जिम गए थे, ठीक है, अब आपको बड़े सारे क्रैम्प्स हो रहे हैं। ओके, और वो क्रैम्प्स किसकी वजह से हो रहे हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे में आपने और एक काम कर लिया, दही खा ली। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो विल द पेन इंक्रीज? क्या पेन इंक्रीज हो जाएगा अगर आपके ने क्रैम्प्स में अगर लैक्टिक एसिड खा लिया तो? बताओ सिमर, तुम तो जिम जाते हो। हाँ, क्या अगर हम जिम जाके देखें और क्रैम्प्स हो रहे हैं और दही खा ले तो क्या पेन बढ़ जाएगा?
नहीं बढ़ेगा, पेन नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चे? क्योंकि जो जिम जाने के बाद क्रैम्प्स हुए ना, वो इस वजह से हुए क्योंकि आपको जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ वो मसल में हुआ। वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? मसल में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। लेकिन आप जब दही खा रहे हो तो दही मसल में थोड़ी जा रही है यार, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम में दही कभी पेन कॉज नहीं करती। इसका सीधा साधा एक और एग्जांपल है बच्चे, सिंपल सी बात है। मैं आपको, मान लो आपका कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आई विल कम हियर एट 7 AM एंड यू हैव टू बी हियर, तो आप आ जाओगे? हाउ मेनी ऑफ यू विल कम? देयर आर सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु विल कम, ठीक है। ओके, सो दे विल कम, व्हाई? बिकॉज यू हैव एग्जाम जस्ट नेक्स्ट डे, यू हैव एग्जाम नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप आओगे उस टाइम पर 7 बजे, डेफिनेटली यू विल कम, ठीक है। अगर मैंने बोला 7 बजे से लेकर के मैं 3 बजे तक पढ़ा रही हूँ, विल यू हैव एनी इशू? नो, आप पढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले दिन, ठीक है, आप आ जाओगे इधर और आप पढ़ोगे भी, राइट, ठीक है। उस टाइम पे आपको पढ़ना बुरा लगेगा? और मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं भी अच्छी लगूंगी? ऑफ कोर्स यस, ठीक है। अब मान लो अब आप शादी में गए हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो या डांस कर रहे हो और मैं आ गई एनसीईआरटी लेकर के अब अच्छी लगूंगी मैं? आपको भी डांस करना? मैं डंडा लेके आई हूँ अपने साथ ठीक है, तो तब क्या आप उस टाइम पर मेरे साथ रहोगे, पढ़ोगे? तो मैं हूं, लेकिन हर जगह रिक्वायर्ड नहीं हूँ। वहां पर आई एम अनडिजायरेबल, बट हियर आई एम डिजायरेबल, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इन मसल इज, बट लैक्टिक एसिड इन स्टमक इज, because that consists of a good bacteria, and because it consists of a good bacteria, and that's why it will never harm your body. करना जिम जाना और जिम जाने के बाद देखना कि आपका दही खा करके कि क्या होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो लैक्टिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज द occurrence of cramps in the outer muscle of athlete is due to conversion of pyruvate to lactic acid। तो आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। फिर आपका क्वेश्चन है प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं बच्चे? एक होता है वाटरमेलन और दूसरा पपाया, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। पपाया में कौन से फ्लावर्स होते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ईदर मेल और फीमेल, बट नेवर बोथ, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन एक्स, अब इन्होंने दे रखा है व्हेन एक्स बियरिंग स्पर्म, वो स्पर्म जिसमें क्या था? एक्स था, इट फर्टिलाइजेस द एग, इसने क्या करा? एग को फर्टिलाइज किया। द रिजल्टिंग जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के क्या कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अब? 44 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि 22 प्लस एक्स कंबाइंड, तो अब क्या बन जाएगा आपका? 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका द ऑब्जेक्ट, अब इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चे। an object is placed at 15 centimeter in front of the concave mirror। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत प्यार से कुछ कुछ करेंगे अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, ये याद है ना जिंको सन ऑफ पंजाब? ताशी सुनाने जरा फटाफट क्विकली। कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज का है कॉपर और टिन, और शोल्डर का है टिन। और वो हमने वो भी क्या याद कर रहे थे? अल्कली, नकली यार अल्कली। तो अल्कली क्या होते हैं? नकली क्या था? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, नकली, ठीक है। नकली इज असली, सॉरी अल्कली, नकली इज अल्कली, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते बच्चे अब हम इस वाले क्वेश्चन पे। अब अगर इस डायग्राम को अगर हम देखें बच्चे, इन्होंने बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर और इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है आपका, यानी कि कुछ इस टाइप का मिरर है, बोलो। इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है? फोकल लेंथ
10 दे रखा है, फोकल लेंथ 10 दे रखा है। बच्चे ये अगर आपका सेंटर है, ये अगर आपका फोकल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है, ये डिस्टेंस कितना गिवन है 10, ठीक है। और सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, बिटवीन सी एफ, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग an object is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 10 centimeter. The image will be image कैसी होती है, आपको पता है CNF में रखोगे तो कैसी इमेज आएगी भाई, इधर गया, फिर F से गया, फिर F से जाएगा तो इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। C पे कैसा होता है, जब आप C पे रखते हो तो इक्वल साइज आता है, C से पहले रखोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे पास लाते हैं साइज बड़ा हो रहा है। डायग्राम्स बनाकर आओ, कल सारे रे डायग्राम्स आप लोग बनाकर आएंगे, समझ में आई, कल सारे रे डायग्राम्स बनाकर आना है। तो आपने क्या करा, जैसे जैसे कॉनकेव मिरर में आप इमेज को पास लेकर आते हो साइज बड़ा होता है, और जब वो P और F के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है, बेशक से वो उधर उस तरफ भग जाता है, मिरर के पीछे भग जाता है, और फोकस पे सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फोकस पे सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई, आई या नहीं आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या हुआ, अरे बोलो, मैग्निफाइड इमेज बनी है, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो हाउ कैन यू कंक्लूड दैट द इमेज वाज मैग्निफाइड, कैसे कंक्लूड किया जाएगा, हमें पता चल जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, और वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारे को फोकल लेंथ भी दे रखी है और हमारे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता रखा है। तो यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो, तो इन्होंने बोल रखा है, अब ऑप्शंस देखो, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड, यस, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो जो सीधा होता है, ठीक है, तो इरेक्ट तो नहीं होगा। डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, ये भी गलत है, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ये भी गलत है, तो मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड। अगला है बच्चे आपका, टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, कोई अगर ऑब्जर्वर है, कहां पर है ये ऑब्जर्वर, अर्थ पर है, ठीक है। द स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, स्टार ट्विंकल करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी ascribed टू द फैक्ट दैट, ठीक है, स्टार डू नॉट एमिट लाइट कॉन्टिन्यूसली, क्या स्टार वो लाइट ही नहीं एमिट कर रहे, या स्टार स्टार है, स्टार आप थोड़े हो कि लाइट एमिट करोगे, कभी नहीं करोगे, स्टार हमेशा लाइट एमिट करते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टार, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द स्टार लाइट, स्टार लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, स्टार इज अ स्टार, इट विल प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टारलाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर या रैपिड फ्लक्चुएशन, रैपिड फ्लक्चुएशन, क्योंकि आपने वो भी देखा होगा समोसे वाला जब सुबह सुबह समोसे तल रहा होता है, ठीक है, ठीक है, तो आप जाना समोसे खरीदने या मत खरीदने जाना, ठीक है, हाथ तापने जाना, ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो जब आप देखोगे उस कढ़ाई जो होती है उसके थ्रू देखोगे तो आपको आरे पास चीजें हिलती हुई दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है एयर का थ्रू द दैट, एग्जैक्टली, ये बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है, स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, मशरूम एंड ग्रास, ग्रास तो प्लांट होता है, प्रोड्यूसर होगा ही होगा, नॉस्टॉक एंड स्पायरोगायरा आपका एल्गी होता है हरे रंग का, नॉस्टॉक आपका साइनोबैक्टीरिया होता है, मशरूम, मशरूम खाइए, मशरूम खाते हो, देखा तो होगा मशरूम, मशरूम फंगस होता है, मशरूम क्या होता है, फंगस होता है, एंड फंगस इज नॉट अ प्रोड्यूसर, फंगस प्रोड्यूसर नहीं होता, फंगस आपका वो हेटेरोट्रॉफ होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आ जाओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इन्होंने बोल रखा है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अर्थ इज वन इकोसिस्टम, पूरा का पूरा अर्थ एक इकोसिस्टम है, ठीक है, अर्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इकोसिस्टम, ठीक है। लायन वॉल्व्स ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, लायन एंड वॉल्फ ये दोनों सेम उसमें आते हैं,
Plants are ultimate source of energy. Plants are ultimate source of energy. Plants are ultimate source of energy. No. ठीक है, आपका सन इज द अल्टीमेट सोर्स. हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. अगर सन खत्म हो जाए तो क्या हमारा काम स्टारलाइट से चल जाएगा? स्टारलाइट से हमारा काम नहीं चलेगा. चलेगा अगर हमारी अर्थ उन पे चले जाए, उनके पास चली जाए, लेकिन हमारी अर्थ उनके पास नहीं जा रही. क्योंकि हमारी अर्थ उनके पास नहीं जाएगी तो हमारा काम भी नहीं चलेगा, और जितनी वो स्टारलाइट देते हैं उससे हमारा काम नहीं चलेगा. ठीक है, स्टारलाइट अच्छी लगती है. किस किस को अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत पसंद है. ठीक है, स्टारलाइट अच्छी लगती है. ठीक है, क्योंकि सन हमारे पास है. ठीक है, लेकिन अगर सन खत्म हो जाए तो सिर्फ स्टारलाइट से हम कुछ भी नहीं. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्ड दे रखा है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. यस, इट इज करेक्ट. तो 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. असर्शन एंड रीजन दे रखा है. पहला आप लोगों को पता ही होगा कि assertion दे रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक. कैसा होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? हाँ, तो इसको याद कर लेना. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो. रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो एंड इट इज अ exothermic process. Write it down. Write it down. Rusting of iron is exothermic process. Rusting of iron is exothermic process and it is a very slow process. तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एंडोथर्मिक, नो, इट इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, फिर आपको दे रखा है असर्शन रीजन में व्हेन बैक्टीरिया डिवाइड्स इनटू टू रिजल्टिंग टू बैक्टीरियाज. ठीक है, डिवाइड अगेन. ठीक है, 4 बैक्टीरियाज आर प्रोड्यूस्ड वुड बी ऑफ सिमिलर. ठीक है, क्या सारे बैक्टीरिया सारे सेम होते हैं? यस. ठीक है, उसके बाद दे रखा है DNA copying involves small inaccuracies in the reproduction process. Yes, ठीक है. तो आपका जैसे ही DNA रेप्लिकेशन होता है बच्चे, DNA रेप्लिकेशन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, and that is the reason we all are not exactly same. Are we exactly same to each other? Definitely not. We are not exactly same. We are all similar. ठीक है, अगर आप बोलोगे कि 2 organisms हैं, they are reproducing asexually, तो क्या ये एकदम से फिर वो सिमिलर है? नो. ठीक है, नहीं, सिमिलर तो है, आइडेंटिकल नहीं है. सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है, अब इधर आ जाओ. अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल. ठीक है, सोलेनॉइड मालूम है, जैसे आपका एक सर्कुलर लूप होता है जिसके अंदर करंट जा रहा है. अगर उस लूप के बहुत सारे टर्न्स हो गए तो वो क्या बना लेता है? सोलेनॉइड. तो मेनी टर्न्स of a circular loop. ठीक है, they comprises a solenoid is a many turns of a circular loop. ठीक है, that is solenoid. तो a current carrying solenoid when freely suspended from rigid support, ठीक है, and thread, it will rest in a north south direction. Of course, yes. ठीक है, क्योंकि आपका जो solenoid है जब उसमें करंट जा रहा है then it will behave like a magnet. It will behave like a magnet. हाँ, and when it will behave like a magnet then definitely it will align itself in a north side south direction. Is this clear or not? Yes. Now again उसके बाद दे रखा है pancreatic juice contains enzyme lactose. ये गलत. अच्छा नहीं, ये भी पूरा नहीं हुआ ना. Okay, magnetic field of a solenoid can be increased by increasing the number of turns. Yes, A and R both are true, but R is not the explanation of A. अगर वो ये बोलता कि yes, solenoid behaves as a magnet which has 2 poles and it will align in that pole, तो वो correct explanation होता. मतलब बातें दोनों सही बोली है. मैं बोलूं भाई, अब मैं बोलूं इसको, गर्व को मैं बोलूं भाई तुम्हारा नाम क्या है, गर्व बोले मैं 10वीं में पढ़ता हूँ. ठीक है, मेरा क्वेश्चन सही है. ठीक है, इसका आंसर सही है. 3 सही आंसर नहीं है. सही क्वेश्चन का आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये क्लियर हुआ. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम लैक्टोज. फॉल्स. पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिन वगैरह होते हैं ना. ठीक है, हाँ. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
कार्बोहाइड्रेट्स के लिए थोड़ी होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज वाला कार्बोहाइड्रेट फाइनल कन्वर्ट करता होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। अब मुझे बताओ असर्शन रीजन हमारे 20 पूरे समझ में आए, ठीक है। हम लोगों ने इन असर्शन रीजन में, अब देखो आप लोगों ने एक एमसीक्यूज करे। पहली बात याद रखना बच्चे, जब भी आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एमसीक्यूज को मार्क मत करो, एनसीईआरटी खोलो और उसके बाद उस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। जैसे थर्माइट रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, Fe2O3 प्लस Al, ये क्या बनाता है Al2O3 प्लस। Is this a highly exothermic process? Yes, it is a highly exothermic process because it releases enormous amount of heat and it releases so much energy or heat so that the iron produced is in a molten state. तो हमारे अब देखो ये पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद हमारे लर्निंग्स क्या क्या है। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन हमारी लर्निंग है। तो थर्माइट रिएक्शन हमारी एक लर्निंग थी जिसमें हमने देखा आयरन विच इज प्रोड्यूस्ड is in a molten state that can be used to join railway tracks, ठीक है। ये हो गया। और अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा तो आपको पता भी होना चाहिए जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, कलरलेस। द कलर ऑफ जिंक सल्फेट इज कलरलेस। फिर हमने एक और एलॉय के बारे में सीखा, ठीक है, जिंको सन ऑफ पंजाब, जिंको सन ऑफ पंजाब, ठीक है। जिंक इज जिंक प्लस कॉपर ब्रास, ठीक है। फिर कॉपर प्लस सन, सन यानी कि टिन, ठीक है। तो कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज। फिर टिन एंड पंजाब, पंजाब बोले तो पीबी लेड, ठीक है। तो टिन और लेड सोल्डर, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड इसलिए इसको हम वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो जिंको सन ऑफ पंजाब याद रखना, ठीक है। ये समझ में आया। अब आते हैं अपने सेक्शन बी पे। आप लोगों ने कल जब एमसीक्यूज करे थे तो क्या इस तरीके से किए थे, इस तरीके से नहीं किए थे ना, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ही पेपर डिस्कस करा रही हूँ और हम ऐसे ही सेशंस रखेंगे आप लोगों के। और आज तो हम लोगों ने मतलब ये बीच में से रिकॉर्ड करा है, ठीक है। आज हम लोगों ने इसको बीच में से रिकॉर्ड करा है, बाकी हम इसको और अच्छे से पूरा सैंपल पेपर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को, ताकि जब आप करो ना तो एटलीस्ट आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। मेरे को सिर्फ क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज चाहिए। अभी तक किस किस को समझ में आया जो भी हमने किया है, क्लियर हुआ है अच्छे से, ग्रेट। फिर आता है आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, प्लीज सी हियर, बी मेंटली प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। A solution of substance X is used for white washing. White washing का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने करा हुआ है। तो a solution of substance X is used for white washing. Name the substance X and write its formula and how does it react with water. तो आपका पहला क्या है, a solution of substance X is used for white washing. तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आपका क्या है, a solution, किसका सॉल्यूशन, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, अब यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करो। आपके तीन चीजें होती हैं, क्विकलाइन, स्लेगलाइन, लाइमस्टोन। तीन चीजें क्या होती हैं, पहला क्विकलाइन, फिर स्लेगलाइन, फिर लाइमस्टोन। क्विकलाइन CaO, स्लेगलाइन CaOH होल ट्वाइस, limestone is CaCO3. What is the formula for marble? CaCO3, CaCO3। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, लाइमस्टोन। क्विक लाइम, अब सुनो, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, लाइमस्टोन। क्विक लाइम के को जब आप पानी में डालते हो, क्विक लाइम को और क्या बोलते हैं, चूना। डॉली, क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, चूना। तो चूने को जब आप पानी में डालते हो तो क्या बन गया, चूने वाला पानी, यानी कि स्लेग लाइम, यानी कि स्लेग लाइम। और स्लेग लाइम को जब आप दीवारों पे लगा देते हो, क्या करते हो, दीवारों पे लगा देते हो, 2-3 दिनों के बाद उस दीवार पे शाइन आ जाती है, क्योंकि वो आपका कैल्शियम स्लेग लाइम जो है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CaCO3, एंड विच इज मोर शाइनी देन CaOH होल ट्वाइस। ये बात समझ में आई, सबको क्लियर हुआ। आगे देखो, सो अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। वो सब्सटेंस क्या है, X,
CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम। देखो इन्होंने अब इसमें दे भी रखा है, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, ठीक है। इट्स फॉर्मूला इज CaO, इट्स फॉर्मूला इज CaO। X is कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज कैल्शियम, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है। 22 क्वेश्चन पार्ट ए, ठीक है। तो पार्ट ए सेज दैट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बर्ड्स और एनिमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेंटेन सेपरेट करना क्यों जरूरी है? Birds and mammals both are warm-blooded animals. They both are warm-blooded animals. अब ये warm-blooded and cold-blooded बोले तो बच्चे warm-blooded होता है जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। We can maintain our body temperature. अगर आपको लगता है ना यार मेरे को तो सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, बेटा आपको ठंड लगती है क्योंकि आपकी बॉडी ट्राई कर रही है आपको गर्म करने का। आई बात समझ में, ठीक है। आपको गर्मी लग रही है क्योंकि, अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों में फीवर कौन से टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपका टेम्परेचर हुआ तो क्या आपको फीवर हो गया सर्दियों में? यस। और गर्मियों में? गर्मियों में भी 100 पे ही होता है, गर्मियों में भी 100 पे होता है, सर्दियों में भी 100 पे होता है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर जो मर्जी हो, जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर 98.6 से 100 गया मतलब फीवर हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन करना क्यों जरूरी है? हमारे लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी क्यों है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बच्चे इसलिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। और वो एंजाइम्स को अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। जैसे अगर आपको पता है दही को अगर आपको सही स्टेट में रखना है तो उसको फ्रिज वाला टेम्परेचर देना पड़ता है, अगर आप उसको बाहर गर्मियों में छोड़ दोगे तो दही खराब हो जाएगी। ऐसे ही दही में लैक्टिक एसिड होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो उनको आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो सही से काम कर पाए, ठीक है। अब अगर आपको कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो क्या पैसा लगता है? yes. पैसा कैसे लगता है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। पैसा कैसे लगता है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको बहुत सारा एटीपी खर्चना पड़ता है। अब वो एटीपी आएगा कैसे? ऑक्सीजन से। वो एटीपी कहाँ से आता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्लड से। ब्लड को हमने सेपरेट किया था, ब्लड को हमने क्या किया था? सेपरेट किया था। अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। इन मैमल, नहीं अब मैं बस बता रही हूँ, इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी to maintain the body temperature, and the energy can be produced only if the oxygenated blood and deoxygenated blood are kept separately. This will ensure the efficient supply of oxygen to all part of the body, ठीक है, through which the energy will be produced and that will be utilized to maintain constant body temperature. ये बात समझ में आई? तो पहले अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद उन्हें अरेंज करो, उसके बाद उन्हें अरेंज करो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब इसमें देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वुड रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ मिक्स ब्लड। मिक्स ब्लड आएगा, ठीक है। सिंस बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल नॉट सपोर्ट एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी तो वो एफिशिएंट सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो वार्म ब्लडेड नहीं। क्या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं? यस। आप कभी देखना उसको, कैमलियन को देखना कभी आप, ठीक है, या वो उधर मतलब अगर उनको बहुत ज्यादा जैसे ठंड के टेम्परेचर में रख दोगे ना, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, एकदम जमीन पे पड़ जाएंगे। वाई?
because their body is not functional at that temperature. ठीक है, but once you will take them in your hand and you will warm them, ठीक है, तो कुछ हो सकता है. Is this clear? तो क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ठंड में एकदम पड़ गए? ऐसा नहीं होता. ज्यादा से ज्यादा ठंड लग जाती है तो हम लोग रजाई में बैठ जाते हैं, इससे ज्यादा हमारे साथ ऐसा नहीं होता. ठीक है, ठंड में भी हमारी बॉडी एफिशिएंटली काम करती है क्योंकि हमारी बॉडी खुद का टेम्परेचर ढंग से मेंटेन कर पाती है. वी आर वार्म ब्लडेड एंड दे आर. ठीक है. वाई विच एनिमल्स कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग? कौन से एनिमल्स जो है, इन्होंने देखो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना. विच एनिमल्स कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल डिपेंड. तो अगर आपका कौन से एनिमल्स जो है वो मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं? वो जो कोल्ड ब्लडेड है, वो जो कोल्ड ब्लडेड है, जो जिनका मतलब ऐसा है कि उनके लिए फिर एफिशिएंटली सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही है या नहीं हो रही है, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड. ठीक है, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग. ठीक है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी. दे आर unable to produce sufficient energy and that's why they are unable to they are incapable of result maintaining their or regulating their body temperature according, and their body temperature depends upon the temperature of the environment. तो उनको पूरा का पूरा environment के temperature पे dependent होना पड़ता है. जैसे कि अगर आप बात करोगे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइग्रेट करना पड़ता है. और माइग्रेट क्यों करना पड़ता है? सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए माइग्रेट करना पड़ता है. बात समझ में आ गई? बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस एनिमल डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? तो कौन से बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड. इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सारे कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक वो बनाना है, क्या बोलते हैं, क्रॉस बनाना है. तो लेट अस ट्राई टू मेक द क्रॉस. कल इस सैंपल पेपर से एक टेस्ट ले लो. विल ऑल ऑफ यू बी रेडी? अभी आगे करा रही हूँ बेटा. और मैं सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चन नहीं, मैंने जो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स कराए हैं मैं उनका भी टेस्ट लूंगी. विल दैट बी फाइन? मेंडल यू नो बहुत बुरा. मेंडल बहुत ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन था. ठीक है, एंड ही वर्कड इन 1868 या 9 कुछ इस ईयर में उसने काम किया था. और इसका वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज्यादा. मेंडल. ओके, तो मेंडल क्रॉस्ड प्योर टी प्लांट. बच्चे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्या? प्योर. टॉल है यार, टॉल पी प्लांट है, मैंने टी कर दिया उसे. तो प्योर टॉल प्लांट. प्योर का मतलब होमोजाइगस. प्योर का मतलब होमोजाइगस. बच्चे मेंडल के टाइम पर उसको जीनोटाइप का ज्ञान नहीं था कि कैपिटल टी स्मॉल टी या क्या होता है. उसे इतना पता था कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी सेल्फिंग कराओ तो लंबे के लंबे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लंबों को क्रॉस कराओ तो छोटे वाले भी प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो जो छोटे वाले प्रोड्यूस कर रहा था वो प्योर नहीं था और जो सिर्फ लंबे दे रहा था वो प्योर था. क्योंकि उसको इतना नहीं आइडिया था तो उसने प्योर और इम्प्योर वर्ड यूज किया था. इज दिस क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो प्योर का मतलब यहाँ पर प्लीज समझना. तो ही क्रॉस्ड प्योर टी टॉल प्लांट विद अ प्योर शॉर्ट. प्योर टॉल वाज क्रॉस्ड विद प्योर शॉर्ट. अब देखो, शॉर्ट बोले, ड्वार्फ बोले या फिर कुछ भी बोल रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन. अब प्योर है दोनों, यानी कि कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी. ठीक है, अब ऑब्टेन्ड ऑल टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन. इसके के मीट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल टी. इसके के मीट्स कैसे बनेंगे? स्मॉल टी. इनको जब आपने क्रॉस कराया तो क्या बन गया?
कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जनरेशन कौन सी है? ये क्या थे आपके पेरेंट्स, ये क्या है पेरेंट्स, ये क्या है गैमीट्स, ये क्या है, ये है आपका F1 जनरेशन। ये एक ऐसा क्रॉस है जो आपको आना ही चाहिए और इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि बाकी का पार्ट्स रिमूव चैप्टर में रिमूव कर दिया गया है, देन इट मेक्स इट मोर important. Okay, so these all are tall plants, these all are tall plants। आ रही बात समझ में? ये सारे प्लांट्स कैसे हैं? टॉल है। अच्छा क्वेश्चन देख लें। ओके, तो what is gene combination present in the F1 generation? F1 जनरेशन का जीन कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। जीन कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। Give reason why only tall plants were observed? Because the capital T, which is responsible for giving tall phenotype, is dominant over small t, which is responsible for giving dwarf phenotype. Properly लिखो आंसर अपने। Capital T, which is responsible for tall phenotype, is dominant over small t, which is coding for okay, समझ में आया? What will be the ratio of plants obtained in F2 generation when F1 are self pollinated? जब F1 की क्या कराते हो आप? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी आपने टॉल को किससे क्रॉस कराया? टॉल से क्रॉस कराया, तो क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर भी क्या बन गया? एक आपका ये आ गया कैपिटल टी, फिर आपका क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपका क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर आपका क्या आया? स्मॉल टी। ये क्या है? टॉल। ये क्या है? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। और ये भी ये है ड्वार्फ बोलते हैं इसको, या फिर शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब रेशो जो इन्होंने पूछी है वो कैसी रेशो पूछी है? रेशियो ऑफ प्लांट्स पूछा है इन्होंने, ना इन्होंने जीनोटाइप बोला ना फिनोटाइप बोला। तो मैं वैसे तो फिनोटिपिक लिखना चाहिए क्योंकि ऊपर भी इन्होंने फिनोटाइप बताया था। तो इन F2 generation the ratio of tall to ratio of dwarf will be 3:1। और वहीं पर ये, और इस रेशियो को बोलते क्या है? फिनोटिपिक रेशियो। और वहीं पर अगर मैं इसकी जीनोटिपिक रेशियो बोलूं तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो पूछा होता, जीनोटिपिक रेशियो, तो वो क्या आ जाता बच्चे? कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी 1:2:1। समझ में आया? ये क्लियर है? अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि फिनोटिपिक रेशियो लिखना है तो फिनोटिपिक लिखो, अगर नहीं पता तो दोनों रेशियो लिख दो। इन F2 जनरेशन रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड जीनोटिपिक दिस, फिनोटिपिक दिस, और प्रॉपरली लिखना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 23 इज आल्सो डन। नाउ वैसे इन्होंने, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका था कि इन्होंने फिनोटाइपिक ही पूछा है, क्योंकि ऊपर उन्होंने बात सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप की करी थी, जीनोटाइप की नहीं करी थी। अब इन्होंने दे रखा है व्हाट हैपेंस टू सनलाइट। ओह, दिस क्वेश्चन इज अमेजिंग। व्हाट हैपेंस टू सनलाइट, ठीक है, व्हेन इट फॉल्स ऑन अ क्लोरोफिल। जब सनलाइट आपकी क्लोरोफिल पर पड़ती है, तो क्या होता है? प्लांट के लिए कौन सा कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर फॉर द प्लांट ग्रीन कलर इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे, ग्रीन कलर फॉर द प्लांट इज यूजलेस बिकॉज तभी तो वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है। सारे कलर प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है और रिफ्लेक्ट किसको करता है?
एंड इसलिए प्लांट्स कैसे दिखते हैं? तो विच कलर इज द मोस्ट यूजलेस फॉर प्लांट? ग्रीन कलर, एंड दैट्स व्हाई प्लांट्स लुक्स ग्रीन इन कलर। ये समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई। तो कौन सा कलर प्लांट्स के लिए यूजलेस है? कौन सा कलर प्लांट को सबसे ज्यादा पसंद है? प्लांट का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर प्लांट के फेवरेट कलर हैं, ठीक है। और प्लांट का द मोस्ट बकवास कलर इज ग्रीन कलर, वो प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए बच्चे बाकी सबको भी वो यूज कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर को बिल्कुल भी यूज नहीं करता। ग्रीन कलर को बिल्कुल भी यूज नहीं करता। अब इधर आ जाओ। सनलाइट इज व्हाइट लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। These are green light is reflected back. Green light is reflected back. Hence the leaf appear green, while red and blue are absorbed maximum. Plant का favorite color red, and the favorite color for the plant is red and blue. Whereas the color that plant don't like, and that's why they reflect. तो मेरे को सारी लाइट दी आपने, if I'm the plant, ठीक है। So I will absorb more blue and red, ठीक है। I'll reflect, और हम रिफ्लेक्ट किसको करते हैं? जो मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे को 2000 का नोट दोगे, अच्छा वो मैं रिफ्लेक्ट कर दूंगी। 2000 का I will not accept। पास होगे दोगे तो एक्सेप्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? 1 रुपए का सिक्का भी एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन 2000 का नोट नहीं, ठीक है। काव्या, हाँ, अब 1000 का भी मत देना। ताशी कहेगी मैं नहीं, ताशी नहीं, सॉरी, काव्या कहेगी मैं आपको 10,000 का नोट ला कर दूंगी, वो भी मत देना, ठीक है। तुम कापी में बना के ले आओगी ना 10,000 का नोट गिवन बाय काव्या गांधी, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। द रे, लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर, ठीक है, इन टर्न इंसिडेंस ऑफ 3 प्लेन सर्फेसेस, मीडिया ए में गई, मीडिया बी में गई, मीडिया सी में गई, रिस्पेक्टिवली एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये रब कर दे। आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा था? जिंको सन ऑफ पंजाब। सबसे ज्यादा समझ जाना, फटाफट बता दो जिंको सन ऑफ पंजाब के बारे में। हाँ, ओ माय गॉड, इज आस्किंग रोटी आटे से रिलेटेड है ना? अबे हाँ यार, रोटी है तो आटे से ही रिलेटेड होगी। दो देख के तो मैं बता दूं, ठीक है, लिखो। ताशी तुम बिना देखे बताओ। जिंको सन ऑफ पंजाब। जिंको सन ऑफ, जरा जल्दी से बताओ। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रास, फिर ब्रॉन्ज, फिर सोल्डर। अब इधर लिख लेते हैं जिंकू सन, नहीं सन इधर आएगा, सन ऑफ पंजाब। जिंको सन ऑफ पंजाब, जिंक कॉपर ब्रास, कॉपर एंड सन ब्रॉन्ज। एंड ये तुम क्या कह रही हो? ठीक है, हो गया। हाँ, ट्रायंगल भी बना सकती थी, यही हो गया ना। तो जिंकू सन ऑफ पंजाब, ब्रास जिंक एंड कॉपर, ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन, सोल्डर टिन एंड
पंजाब. पंजाब बोले तो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक पंजाब? मैं भी नहीं गई हूँ बट ठीक है. तो दिस इज द समरी ऑफ आवर alloys. alloys क्या होते हैं? homogeneous mixture of two or more than metals. two or more metals. metal or non-metal. ठीक है. in which the primary metal is melted and then the secondary is dissolved. और बाकी तो हमें पता ही है. हाँ, और इसकी भी हमें पता है वायरिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. ठीक है. और अगर मरकरी आ जाए बीच में, घुस जाए, अगर इधर मरकरी बन जाए तो अमालगम. अमालगम अमलगम. ठीक है. अमलगम. गम बहुत है ना. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन. हाँ, अब मिटा दो इसे. आप कहोगे बार बार इसको ले आते हो पता नहीं, और फिर मिटा भी देते हो. किस किस को ये पहले भी याद था? दिव्यांश बाहर जाके मिलना है इससे तो. ठीक है. बाहर जा करके इसको कूट देना पकड़ के. इसको याद था बड़ा. ऐसे याद करके गए थे बिल्कुल इसी से ना, जिंकू सन ऑफ पंजाब से. मतलब तुम्हारे मन की बात मैंने छीन ली. नालायक. आगे वाले से पूछा. अब तुम आगे वाले को बताना. जिंकू आप पूरा कभी किसी को बताया नहीं मत. चलो अब इधर आ जाओ बच्चे. ये एक सरफेस है. ये आपका एक सरफेस है. ठीक है. यहाँ पर मैं 3 नॉर्मल बना रही हूँ. क्या कर रही हूँ? 3 नॉर्मल. 1 2 एंड 3. हमने 3 नॉर्मल बनाए. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है. सिमिलरली इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है. और इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है. इधर भी, मतलब हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री है. ठीक है. ये आपका मीडिया ए है. ये आपका मीडिया ए है. ये आपका मीडिया बी है. और ये आपका मीडिया सी है. ठीक है. एक केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक में 45 है, एक में 40 है और एक में 35 है. एक में 45 है, यानी कि वैसे जाने इसको कैसे चाहिए? ऐसे. लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 है. मतलब ये एंगल 60 होता ना इधर पूरा, लेकिन 45 है. मतलब थोड़ी सी बेंडिंग हो गई. सच दैट ये एंगल कितना है? 45. ठीक है. ऐसे ही इसको भी कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट. लेकिन थोड़ी सी बेंडिंग हो गई. और इधर एंगल कितना है? 40. ठीक है. और इधर भी स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इधर भी बेंडिंग होकर के एंगल कितना बना? इधर बना 35. अब समझ में आया? पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये एंगल ज्यादा बड़ा बना तो इसमें बेंडिंग किस केस में ज्यादा हुई है? ए बी और सी किस में बेंडिंग ज्यादा हुई है? यानी कि सी वाले मीडिया ने लाइट को ज्यादा बेंड किया है. सी वाले मीडिया ने लाइट को ज्यादा बेंड किया है. ठीक है. तो अब मुझे बताओ विच मीडियम हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसने बेंडिंग सबसे ज्यादा करी है. तो सी हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सी हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच हैज लीस्ट में मैक्सिमम. और आप क्यों बोलोगे इसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? बिकॉज हेयर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. हेयर द बेंडिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. हाँ जी. दीदी आज क्लास है? रेगुलर टाइम. हेलो. रेगुलर टाइम पे क्लास है.
ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद है आपका, ये क्लियर हुआ। तो हेयर द बेंडिंग इज मोस्ट, हेयर द बेंडिंग इज लीस्ट। तो विच हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इन दिस केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम, इन दिस केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लीस्ट। ठीक है, तो अच्छा, पहला क्वेश्चन पूछा गया, इतना समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर मैक्स है, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्स है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिन है। अब मुझे ये बताओ, स्पीड ऑफ लाइट कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा होगा? ए, बी, सी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम इन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम इन सी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ। क्वेश्चन खत्म, 2 नंबर का क्वेश्चन था, डन। वाज दिस अ वेरी टफ क्वेश्चन? समझ में आ रहा था? आ रहा था? ठीक है, अब यहां तक में आप लोगों ने पता है कितने नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया है? 20 नंबर टोटल एमसीक्यूज प्लस 24, 21, 22, 23, 24, 28 नंबर का आप लोगों ने पेपर अभी सॉल्व किया है। ठीक है, हाँ बच्चे, कॉन्सेप्ट हमने उससे ज्यादा के करे हैं, कॉन्सेप्ट हमने उससे ज्यादा के करे हैं, पेपर हमने अभी 28। बच्चे हमेशा याद रखना, जितने का पेपर आप अटेम्प्ट करते हो ना, कॉन्सेप्ट हमेशा उससे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं भाई, या तो आपको एग्जैक्टली पेपर पता हो, लेकिन एग्जैक्टली कभी पेपर पता होता है? इसीलिए जितना आप पेपर, अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी तब जाकर के आप 28 नंबर का पेपर ढंग से सॉल्व करके आओगे। और हियर यू आर जस्ट नॉट रीडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, you are doing, you are understanding, and that understanding is actually very much important. समझ में आ रही बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, will current flow, ठीक है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire? Both are made up of same material. Both are made up of same material when connected to the same source. ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है will current flow more easily through thin wire और thick wire. Thin wire के साथ जल्दी होगा या thick wire के साथ जल्दी होगा? Resistance, resistance depends upon rho L by A. Rho L by A, रो दोनों के लिए सेम है, रो दोनों के लिए सेम है, बिकॉज उन्होंने बोल दिया कि मटेरियल सेम है। उन्होंने क्या कहा? मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है मतलब क्या हुआ? रो सेम है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब थिन वायर और थिक वायर, रो एल बाय ए से इनवर्सली होता है। अगर एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो फ्लो ज्यादा। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रुकावट। तो रुकावट कम, फ्लो ज्यादा। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, फ्लो ज्यादा। और एरिया ज्यादा कब होगा? जब वायर थिन होगी या थिक? जब वायर थिक। तो अब देखो, वायर थिकनेस ज्यादा, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम एंड फ्लो यानी कि करंट ज्यादा। आई बात समझने? तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। इस चीज को समराइज करना हो तो थिकनेस ऑफ वायर ज्यादा, थिकनेस ऑफ वायर ज्यादा, ठीक है, एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। इसी चीज को आपको अपने स्टेटमेंट्स में लिखना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेट अस सी। ठीक है, द करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर एज कंपेयर टू थिन वायर when connected to the same source which is made up of same material. It is due to the reason resistance of thick wire is less. ठीक है, अब आप देख रहे हो यही क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर में है तो इन्होंने छोटे से में निपटा दिया कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो
फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। वहीं पर अगर ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होता तो अब देखो, अब इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, उसके लिए इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट, ये रब कर दो ना, ठीक है। यहाँ पर भी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, ड्रॉज करंट, करंट कितना है 15 एम्पियर, ठीक है, फॉर द सर्विस मीन्स फॉर 2 आवर्स, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज गिवन टू यू 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर करना पड़ा तो। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, तो हीट किससे प्रोड्यूस होगी, आई स्क्वायर आर टी भी होता है वैसे तो हीट में, तो रेट, अच्छा रेट, तो cancel हो हाँ हाँ रेट पूछा है ना, तो देखो द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज, तो हीट क्या होता है, हीट क्या होता है बच्चे आपका आई स्क्वायर आर टी, लेकिन इन्होंने हीट पूछा नहीं है। देखो सारा मटेरियल किसका दे रखा है, इसके लिए सारा मटेरियल किसके लिए दे रखा है, हीट के लिए, लेकिन पूछ क्या लिया, पूछा क्या, इन्होंने पूछा कि रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस, तो रेट पूछा है इन्होंने, और क्योंकि रेट पूछा है तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, आर कितना है 8, और क्योंकि रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड है तो आंसर वॉट में आ जाएगा, यानी कि ये पावर है, तो रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो आपको सारा सामान दे दिया खीर बनाने का और बोला चाय बना के दिखाओ, हाँ, ये हमारे एग्जाम में आता था बोलो ने। है ना, तो ऐसा करने का फायदा होगा ना दीदी माँ, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन करें, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक, ठीक है, वी, अच्छा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड एंड लेक, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड स्लैश लेक, ठीक है, हाउएवर एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली, इसकी क्लीनिंग not required and here it is required, why बताओ, exactly, pond or lake both are natural ecosystem in which decomposers are present, so we don't need to clean it. In aquarium we have not added any decomposer and that's why we need to clean it, so it is a natural and man-made ecosystem and it is also based on the concept of decomposers. ये हो गया। अब आपके कितने नंबर के क्वेश्चन लग गए, 32 के क्वेश्चन हो गए, पास तो हो गए। हाँ मैंने 32 का कराया तो कौन सा आपने 32 का कर लिया, मैंने 32 का कराया, आप 23 का कर क्या हो गए, फिर पास थोड़े हुए, ये तो पास करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। सेक्शन सी, नेम द सब्सटेंसेस दोज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दोज आर रिड्यूस्ड एंड आल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारे को वो निकालना है कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन से सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड है, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के इक्वेशंस को मैं लिख लेती हूँ बोर्ड पे ताकि हम लोग बस फटाफट से डिस्कस कर पाए. ओके, पहली इक्वेशन देखो, Fe2O3 plus CO3CO gives you 2Fe plus 3CO2. फिर आपको गिवन है Fe2O3 plus 2Al gives you 2Fe plus Al2O3. ये कौन सी रिएक्शन है सिमर? क्या इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की बेटा? कहीं पे भी कितनी भी रिएक्शंस दिख जाए समझ जाना ये थर्माइट है, ये थर्माइट है. अब देखो एक ही कॉन्सेप्ट सेम सैंपल पेपर में 2 बार रिवाइज हुआ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग अ सैंपल पेपर. ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाओ बच्चे, ये हो गया आपका Al2O3. तीसरा दे रखा है H2S plus 2H2S plus SO2 gives you 2S plus H2O. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना क्या है? पहली बात, ऑक्सीडाइज क्या हुआ? 3SS, सॉरी, ऑक्सीडाइज क्या हुआ? रिड्यूस क्या हुआ? फिर आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कॉन्सेप्ट पर है. बड़े दुखी रहते हो यार तुम. कोई बात नहीं, ठीक है. ओके, अब एक बात याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हट जाना रिडक्शन. ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन. ठीक है, समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को, तो अब अगर एडिशन है ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल है ऑफ ऑक्सीजन देन रिडक्शन. ऐसे ही अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये हो गया रिडक्शन. ठीक है, और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन. इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पहले हम ये दोनों कैटेगरी पता लगाएंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, और ये सारा का सारा होगा इसी में. ठीक है, Fe2O3 था, इसका ऑक्सीजन चला गया, तो यहां से यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन. यहां से यहाँ रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ? Fe2O3. अगर Fe2O3 का रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड. देख लो उस पे एक ऑक्सीजन आके, समझ जाओ बच्चे, समझ जाओ. टेपा तो कल भी है, कल भी तो टेप के ही करा है. ठीक है, आज समझ के करो. साइंस में अभी तक किसके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आया ना? क्यों डॉली 65 पे टक्के रह गई? हाँ बेटा, शी वांट्स 100 मार्क्स. पेपर किसकी का है? अरे 20 नंबर तो स्कूल देता है. रिद्मा तुम कितने बैठ की थी? अबे हाँ 74 पे 6 नंबर कटा कर आई हो. बाकी हो गए नंबर तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में तो रिवील ना करूँ तो अच्छा है, मतलब समझ जाओ, है ना. अब नहीं, अभी था क्या कर सकते हैं? अभी था कम वाले बताओ ना. 63. हाँ, शेम ऑन यू. ठीक है, अरे चेष्टा के भी पूछ सकती हो. हाँ, अरे बता दो यार, अरे शर्माओ मत, बता दो. हम लास्ट सेक्शन में 64 आए थे. 64. देखो तुम इतने पे शर्मा रही हो.
उसके 6 या 4 मैं क्यों पूछूं? बस शांत, ठीक है, ये बात समझ में आई? CO का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ। जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है, जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट CO, और जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe2O3। पहला खत्म। आपको ये दोनों आइडेंटिफाई नहीं करने हैं, सिर्फ इन्हें आइडेंटिफाई करो, वो अपने आप हो जाएंगे। ये हमेशा सेम होता है, ये हमेशा सेम होता है, ये बात याद रखना। Oxidizing agent is a substance which itself get reduced. Oxidizing agent is a substance that itself gets reduced. Reducing agent is a substance that itself get oxidized. इसका ये कौन सी रिएक्शन है हमारी फेवरेट वन? कौन सी? थर्माइट रिएक्शन। Fe2O3 में से ऑक्सीजन घटा दिया, Fe2O3 का Fe2O3 का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरा सर में? अब थर्ड वाला, अब ये हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे है। ये किसके कॉन्सेप्ट पे है? हाइड्रोजन। इसमें से हाइड्रोजन चला गया, H2S में से हाइड्रोजन चला गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो H2S का क्या हुआ? और हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गया, यानी कि रिडक्शन। O2 का क्या हुआ? रिडक्शन। सेम कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। काम खत्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए, क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई, क्या चीज ऑक्सीडाइज नहीं हुई, ये सब देखने के लिए कभी भी राइट हैंड साइड नहीं देखते, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। समझ में आया? और आई थिंक आंसर भी यही है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता था इसमें? इससे ज्यादा इसमें सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता था। इसके बाद 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा दिव्यांश खुश हो जाएगा। सीक्वेंस वाइज चलेंगे बच्चे, सीक्वेंस, इसलिए मैं 2 बोली हूँ, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं? इसको मिटा दूं? तो इसको मैं रब कर रही हूँ बच्चे। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, और इसको पूरा एज अ कॉन्सेप्ट करना। और जो आगे 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, वो तीनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पर, प्लीज। एक है आपका NH3, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, फिर है आपका NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन कर लेना। अमोनिया में जब ऑक्सीजन डालते हो तो क्या बन जाता है? NO प्लस वाटर, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? NO प्लस वाटर। अमोनिया में क्या डाला आपने? ऑक्सीजन। तो अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन पास करवाओगे तो NO प्लस पानी मिल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे? एसिड की बेस के साथ रिएक्शन है, तो सॉल्ट एंड वाटर बनना है, यानी कि Na2SO4 Na2SO4 प्लस वाटर। फिर इसका क्या हो जाएगा? ये आपका आई थिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है, PbI2। ये समझ में आया? ठीक है।
इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सुना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग ध्यान में रखें, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, which is CuSO4.5H2O. What is water of so what is copper sulfate? Copper sulfate is CuSO4 plus dot 5H2O. ठीक है, तो it is, हाँ हाँ श्योर, कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। ऐसे ही आपका फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4.7H2O। इसका कलर क्या होता है? ब्लू, वेरी नाइस ब्लू कलर। ठीक है, इसका कलर क्या होता है? दिस, या ठीक है। वॉशिंग सोडा भी होता है आपका Na2CO3.10H2O। बच्चे जो पानी इनके साथ अटैच्ड होते हैं ना, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो फर्स्ट फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच आर अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर, और जैसे ही इसका ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है ना, तो इनका कलर हट जाता है, इनका कलर व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, water of crystallization of a compound, also known as water of crystallization. Water is present in the crystals of compound, water which is present in the crystal of compound. It signifies the fixed number of water molecule present in one formula unit of a compound. ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, what is water of crystallization? Fixed number of water molecules present in one formula unit of compound. तो fixed number of water molecules which are present in one formula unit of compound, उसे हम क्या बोलते हैं? water of crystallization. ठीक है, ऑन हीटिंग दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न व्हाइट। इसका जो कलर है ब्लू, वो हीट करने पे हट जाएगा, इसका ग्रीन कलर हीट करने पे हट जाएगा। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ऑन हीटिंग दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड टर्न व्हाइट। इफ सम ड्रॉप ऑफ वाटर इज एडेड अगेन, फिर से कलर आ जाता है। ठीक है, वो व्हाइट ही होता है। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक अब हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 32 तो हो ही गए थे। 32 प्लस 6 38। ठीक है, प्लस हमने और वाले क्वेश्चंस भी लगाए हैं। तो एक्चुअल में हमने अभी आधा पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारा 40 तो हो ही जाएगा, एटलीस्ट 40 से अबव। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3 नंबर का, 41 हो जाएगा एंड हाफ पेपर डिस्कस्ड एंड सॉल्व। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आपका पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? सॉरी, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 6 होते हैं और पायरुवेट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, जिसमें आपका वो भी होता है, क्या बोलते हैं, जिसमें आपका और क्या होता है? एक तो वो हो गया, इसके बाद है एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, और सारी रिएक्शंस के लिए एनर्जी का सोर्स क्या होता है आपका? एटीपी होता है। ठीक है, और हाँ एक बात याद रखना कि जो आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ वो होता है रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्यों बोलते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या होता है आपका? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर आपका आता है व्हाट इज मीन बाय रेजिडुअल वॉल्यूम इन द ब्रीदिंग साइकिल। बच्चे, जब आपके लंग्स में से सारी एयर आप ब्रीद आउट कर देते हो, फिर भी जो अमाउंट रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं?
रेजिडुअल वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया बच्चे। इसके बाद आपका एक है स्केरी सिचुएशन वाला, आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग ढंग से कर सकते हो। फिर एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस ये दोनों क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, तो अब आप लोग का सेक्शन सी तक पूरा होने में सिर्फ कितना रह गया है, एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके बाद आपका सेक्शन सी तक पूरा। अच्छा, कल हमने ये भी तो डिस्कस कर लिया था, 34th भी तो कर लिया था हमने। तो कल हमने 34th भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये वाला नहीं किया था, क्या बोलते हैं इसका, और वाला पार्ट नहीं किया था। ठीक है, तो कल या फिर जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, पहले तो मैं ऐसे बंद करूं। आज के लिए बाय बाय, इस वीडियो से बाय बाय। अभी रुक जाओ, ठीक है, रुक जाओ, अभी इसे बंद कर लेते हैं, पहले वीडियो बंद कर लेते हैं, वीडियो से बाय बाय। ठीक है।